हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा सब। बेटा हम बिजनेस लॉ का नेक्स्ट चैप्टर है जो वो स्टार्ट किया था हमने, दैट इज़ अडेम्प्टी एंड गारंटी का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था। तो अडेम्प्टी और गारंटी में हमने अडेम्प्टी कवर किया था, अडेम्प्टी क्या होती है, उसके बाद किया था गारंटी क्या होती है। आज हम कर रहे हैं काइंड्स ऑफ गारंटी। गारंटी की कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं। तो फर्स्ट आपके पास है काइंड्स ऑफ गारंटी में एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल गारंटी। तो हमने गारंटी में बोला था जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के बिहाफ पे गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर इसने ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया या ये पेमेंट इसने टाइमली नहीं की तो इसकी जगह ये पेमेंट मैं करूँगा या इसको मैं परफॉर्म करूँगा, तो उसको हम गारंटी बोलते हैं। तो गारंटी एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल गारंटी हो सकती है। एब्सोल्यूट गारंटी कौन सी गारंटी है? दैट इज़ वन बाय विच द गारंटर अनकंडीशनली प्रोमिसेस, बिना कोई कंडीशन लगाए प्रॉमिस करता है कि इसकी पेमेंट मैं करूँगा या इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मैं करूँगा अगर प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट करता है, नहीं करता है इसको परफॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट गारंटी। कंडीशनल गारंटी वो गारंटी होती है इन विच नॉट इन्फोर्सेबल इमीडिएटली ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, सीधा उस पर श्योरिटी पे नहीं आती ये बात, बट सम कंटीजेंसी अदर देन सच डिफ़ॉल्ट मस्ट हैपन, कुछ ऐसा जो कंडीशन रखी गई है वो कंडीशन हैपन होगी, अगर वो कंटीजेंसी हैपन होगी तो परफॉर्म है जो वो श्योरिटी करेगा। तो उसमें कोई कंडीशन लगाई गई होती है कि तब मैं परफॉर्म करूँगा, अगर ये नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल गारंटी। नेक्स्ट टाइप है बेटा रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव गारंटी। रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या है? वो गारंटी जो एग्जिस्टिंग जो डेट है, जो ऑब्लिगेशन डेट ऑलरेडी है उसके अगेंस्ट दी गई है, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी। और जो कोई फ्यूचर का डेट जो है उसके लिए दी गई है गारंटी, उसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टिव गारंटी। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग डेट है उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव गारंटी, एंड जो फ्यूचर डेट के लिए गई है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव गारंटी। नेक्स्ट आपके पास है जर्नल एंड स्पेशल गारंटी। तो जर्नल एंड स्पेशल गारंटी क्या है बेटा? जर्नल एंड स्पेशल गारंटी इज़ वन फॉर एक्सेप्टेंस बाय द पब्लिक जर्नली, जो जर्नली पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, हर बंदे के अगेंस्ट आपने दिया। इट इज़ ए जर्नल प्रॉमिस टू एनी वन एक्सेप्टिंग इट टू बी आंसरेबल फॉर ए डेट इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ अनदर पर्सन, के सामने वाली पार्टी, सबको जर्नली आप कहते हो कि अगर सामने वाली पार्टी में कोई भी परफॉर्म नहीं किया तो उसके बदले में मैं परफॉर्म करूँगा, दैट इज़ जर्नल गारंटी। बट अ स्पेशल गारंटी इज़ वन इन विच एड्रेस्ड टू ए पर्टिकुलर पर्सन who alone can take advantage of it and to whom alone the guarantor can be held liable or responsible। तो सिर्फ एक पर्सन को आपने दिए कि अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट इसने परफॉर्म नहीं किया तो उसको मैं परफॉर्म करूँगा, तो एक पर्टिकुलर बंदे को आप एडवांटेज दे रहे हो, गारंटी प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल गारंटी। नेक्स्ट टाइप है बेटा लिमिटेड एंड अनलिमिटेड गारंटी। तो लिमिटेड गारंटी नाम ही जैसे करता है कि लिमिटेड गारंटी में रिस्ट्रिक्टेड है कि एक पर्टिकुलर सिंगल ट्रांजैक्शन या अमाउंट की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप बोलोगे लिमिटेड गारंटी। अनलिमिटेड गारंटी वो गारंटी है जिसमें कोई लिमिट डिसाइड नहीं की गई है। एंड अनलिमिटेड गारंटी इज़ वन विच इज़ अनलिमिटेड आइदर एज टू टाइम और अमाउंट, या तो टाइम का कोई लिमिट नहीं की दी गई उसमें, या अमाउंट की कोई लिमिट है जो नहीं दी गई, तो उसको हम बोलेंगे अनलिमिटेड गारंटी। नेक्स्ट टाइप है बेटा इसमें कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कौन सी गारंटी है? इट मीन्स ए गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं दी गई, बट इट इज़ जनरली फॉर एन इनडेफिनिट टाइम और अनटिल रिवोक्ड। जब अनडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होती है, कोई टाइम पीरियड भी डिसाइड नहीं होता, और तब तक चलती रहती है जब तक इसको तोड़ा नहीं जाता, रिवोक नहीं किया जाता, उसको हम कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। तो इसमें एग्जांपल दिए देखिए, ए इन कंसिडरेशन दैट बी विल एम्प्लॉय सी इन कलेक्टिंग द रेंट ऑफ बीज जमींदारी, बी की जमींदारी का रेंट कलेक्ट करने में इसको हेल्प करेगा। प्रोमिसेस बी टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द अमाउंट ऑफ ₹5000 फॉर ड्यू कलेक्शन एंड पेमेंट बाय सी ऑफ दोज रेंट, दिस इज़ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। 5000 तक की अमाउंट का जब तक उसका कलेक्ट नहीं हो जाता रेंट, तब तक के लिए मैं गारंटी देता हूँ, अगर वो नहीं पे करता तो उसके लिए मैं पे करूँगा। तो यहाँ पे टाइम जो है कोई भी डिसाइड नहीं किया गया है, सिर्फ अमाउंट है 5000 की, उसको बोला जाएगा कॉन्टिन्यूइंग गारंटी। तो जो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी है बेटा उसकी रिवोकेशन कैसे की जा सकती है, कब तोड़ी जा सकती है? वो
बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द श्योरिटी, श्योरिटी जो है अंडर सेक्शन 130 प्रोवाइड कर सकता है, नोटिस दे सकता है कि मैं आज के बाद जो इस चीज़ का ग्रंटर है जो नहीं रहा, ठीक है। तो उसको कंटिन्यूइंग गारंटी इट इज़ ओपन टू श्योरिटी टू टर्मिनेट द सेम आफ्टर ड्यू नोटिस टू द क्रेडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जो फ्यूचर की जो भी ट्रांजेक्शन होंगी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा, इसका एक नोटिस वो क्रेडिटर को दे के इसको ख़त्म कर सकता है। सेकेंड है बाय द डेथ ऑफ द श्योरिटी, अगर श्योरिटी की ग्रंटर की डेथ हो गई है तो उस केस में फ्यूचर के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कंटिन्यू गारंटी सो फार एज रिगार्ड्स टू फ्यूचर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रिवोक्ड। नेक्स्ट है बाय वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ एनी वेरिएशन है जो चेंज कर दी गई है कॉन्ट्रैक्ट में कुछ, तो गारंटी बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसको रिवोक किया जा सकता है कि इसमें चेंज है जो कर दी गई है कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स एक्ट ऑफ ओमिशन, एनी एक्ट और omission by the creditor which repairs the eventual remedy of the surety against the debtor amounts to revocation of the contract of guarantee, कोई ऐसी भूल क्रेडिटर ने कर दी है जिससे श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो है जो वो बढ़ सकती थी, तो उसको माना जाएगा कि उस श्योरिटी की गारंटी ख़त्म हो गई है क्योंकि क्रेडिटर ने वो ओमिशन है जो कर दी है। नेक्स्ट है नोवेशन, व्हेन द पार्टीज एग्री टू सब्सिट्यूट, नया कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिख लिया है ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे, तो माना जाएगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसिंड कर दिया है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट उसको अल्टर करके नया कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो दैट इज़ रिवोकेशन हो गई है या वहाँ पे श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वन है वेयर ए क्रेडिटर डिस्चार्जेस प्रिंसिपल डेटर फ्रॉम द लाइबिलिटी द श्योरिटी ऑल्सो गेट्स डिस्चार्ज, अगर क्रेडिटर जो डेटर जिससे उसने पैसे लेने थे उसको बोल देता है कि मैं तुम्हें डिस्चार्ज करता हूँ लाइबिलिटी से, तो अपने आप श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि श्योरिटी तब तक ही बना रहेगा जब तक प्रिंसिपल डेटर है। अगर प्रिंसिपल डेटर को उसने लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट है रिवोकेशन का, दैट इज़ when a creditor loses security under the contract security है जो उसने लॉस कर दी है, the security gets discharged to the extent of the value of that security, क्रेडिटर ने जो सिक्योरिटी है वो छोड़ दी है, डेटर्स ने कोई चीज़ सिक्योरिटी पे रखी हुई थी, सिक्योरिटी के लिए उसको अगेंस्ट मोर्टगेज की हुई थी, उसको उसने छोड़ दिया, तो अगर जितनी अमाउंट तक उसने छोड़ दिया उसके लिए जो श्योरिटी है ग्रंटर है वो भी क्या हो जाएगा, उसकी रिवोक हो जाएगी उतनी अमाउंट के लिए। तो ये थी बेटा कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, उसको कैसे रिवोक किया जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और है बेटा, आपके पास एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज़ नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ श्योरिटीज़ लाइबिलिटी, किस तरह की श्योरिटी की लाइबिलिटी है और कितने तक वो वैलिड है लाइबिलिटी। सेक्शन 128 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ श्योरिटीज़ लाइबिलिटी, it provides that liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor। तो वो क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 128 सेक्शन में लिखा गया है नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ श्योरिटीज़ जो लाइबिलिटी है वो प्रोवाइड कहाँ तक है, लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटीज़ कोएक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के साथ ही है, अगर प्रिंसिपल डेटर लाइबल नहीं है तो श्योरिटी भी लाइबल नहीं रहेगा। द श्योरिटी इज़ लाइबल फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज़ लाइबल, जितनी अमाउंट या जिस चीज़ के लिए प्रिंसिपल डेटर लाइबल था उतनी अमाउंट के लिए ही श्योरिटी भी लाइबल होगा। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी विल नैदर बी मोर नॉर लेस देन दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, जो लाइबिलिटी है श्योरिटी की वो प्रिंसिपल डेटर से कम या ज़्यादा नहीं होती, तो लेस तो किसी केस में स्पेशल केस में हो सकती है लेकिन कभी भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, जितनी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी बनती है उससे ज़्यादा लाइबिलिटी कभी भी श्योरिटी या ग्रंटर की नहीं हो सकती। द एक्सटेंड ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ श्योरिटीशिप, ए श्योरिटी मे बी प्लेस अ लिमिट अपॉन हिज लाइबिलिटी, तो जो श्योरिटी है वो लिमिट और लाइबिलिटी पे लगा सकता है, ही में डिक्लेयर हिज गारंटी टू बी लिमिटेड टू ए फिक्स अमाउंट, तो अपनी लाइबिलिटी वो ये कह सकता है कि मेरी अमाउंट की लाइबिलिटी 5000 तक फिक्स है या 50,000 तक की मैं गारंटी देता हूँ, तो उसको वो अमाउंट से या बाउंड है जो कर सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेज इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ द डेटर, तो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कब अराइज होती है, इमीडिएटली जब डेटर डिफॉल्ट कर देता है किसी चीज़ को परफॉर्म करने को या पे करने को,
तब अराइज हो जाती है इमीडिएटली। वेयर द लाइबिलिटीज टू राइज ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटीजेंसी, पहले से लिखा गया था किसी इमरजेंसी या कंडीशन में ही वो लाइबल होगा। द श्योरिटी इज नॉट लाइबल अनटिल दैट कंटीजेंसी हैज़ एक्चुअली हैपन्ड, जब तक वो एक्चुअल में हैपन नहीं होती। सो वेयर ए डेट granted by the surety becomes payable only after a notice of demand, the liability of the surety arises only after such notice। अगर लिखा गया था कि कुछ नोटिस देने के बाद ही उसकी लाइबिलिटी बनेगी, तो जब तक वो नोटिस नहीं दिया जाता श्योरिटी की लाइबिलिटी है जो वो अराइज नहीं होएगी। बेटा ये ना पूरा पैराग्राफ्स में ही दे रखा है आपको, तो इसको आप पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हो जैसे जैसे मैंने मार्क किया हुआ है। तो जैसे आपका फर्स्ट, द श्योरिटी इज लाइबल फॉर व्हाट द प्रिंसिपल डेटर इज लाइबल, ठीक है। सेकंड कर लो, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी विल नेदर बी मोर और लेस देन ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ द लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, जो श्योरिटीशिप है उससे डिपेंड करती है, वो लिमिट कर सकता है, उसकी अमाउंट फिक्स कर सकता है। उसके बाद ये हो गया आपका कि अगर उसकी श्योरिटी की इमीडिएटली हो सकती है। सेकंड नेक्स्ट केस कर सकते हो आप कि हैपनिंग ऑफ द कंटीजेंसी के केस पे हो सकती है कि कोई कंटीजेंसी हैपनिंग हो तो नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही कंटीजेंसी के बाद ही आपकी श्योरिटी की लाइबिलिटी है जो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट इसमें है, द क्राइटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रैरी। तो जो क्राइटर है वो श्योरिटी के अगेंस्ट भी पहले लाइव कर सकता है। अगर क्राइटर में ओमिट टू स्यू द डेटर्स को भूल के सीधा श्योरिटी को भी कर सकता है। इधन वर्ड क्रेडिटर नीड नॉट टू एग्जॉस्ट द रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट वो रेमेडीज ना करे और सीधा श्योरिटी को भी स्यू वो फुल अमाउंट के लिए कर सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ ए श्योरिटी डज नॉट कम टू एन एंड अपॉन द डेथ ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। श्योरिटी की जो लाइबिलिटी है वो एंड नहीं होती अगर प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाती है। सिमिलरली ए डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। अगर लॉ किसी तरीके से डिस्चार्ज कर देता है प्रिंसिपल डेटर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी से, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता। तो देखिए ये ना ए किलप्पन नैम्बियर वर्सेस कुनी रामन का केस है और उनके केस में ये डिसाइड हुआ था। देखिए कौन कौन से पॉइंट है। द नेचर ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी कैन बी समड अप एज अंडर, द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटीज ऑफ सेकेंडरी नेचर है। अ श्योरिटी इज लाइबल ओनली ऑन डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर के बाद लाइबल होगा। सेकेंड, द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अराइजेज इमीडिएटली ऑन द डिफॉल्ट बाय द प्रिंसिपल डेटर ने जब डिफॉल्ट किया तभी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी श्योरिटी की। द क्राइटर हैज़ ए राइट टू स्यू द श्योरिटी डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट स्यू करने की बजाय सीधा वो जो है श्योरिटी को स्यू कर सकता है। वेयर ए क्राइटर इज हैविंग सिक्योरिटीज गिवन बाय द प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट हिज बोरिंग्स इन एडिशन टू द, गारंटी के साथ साथ उसने कुछ चीज़ें भी उसके पास गिरवी रखी थी। द क्राइटर इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रिलीज द सिक्योरिटीज बिफोर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द श्योरिटी। तो वो जो मोर्टगेज की गई थी चीज़ें उसके पास गिरवी रखी गई थी सिक्योरिटी के तौर पे, तो क्राइटर उनको तब तक रिलीज़ नहीं कर सकता जब तक श्योरिटी जो है उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स जो फुलफिल नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती। तो ये थी आपकी कि श्योरिटी के पास जो है वो उन केस में कौन कौन सी उसकी नेचर और लाइबिलिटी है। इसके बाद आपके पास हैं राइट्स ऑफ श्योरिटी। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी क्या क्या हैं? 3 तरह के राइट्स हैं जो श्योरिटी को बेटा यहाँ पे हैं। अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट कौन कौन से राइट हैं उसके। सेकंड उसके पास है अगेंस्ट द क्रेडिटर के अगेंस्ट उसके क्या क्या राइट हैं जिसका पैसा देना है। एंड थर्ड है अगेंस्ट द को श्योरिटीज़, अगर एक से ज़्यादा श्योरिटी थे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्रंटर थे तो उनके अगेंस्ट उनके पास क्या राइट हैं। तो फर्स्ट आज हम डिस्कस करते हैं राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट उसके क्या राइट हैं। फर्स्ट है राइट ऑफ सबरोगेशन। राइट ऑफ सबरोगेशन क्या है बेटा कि एक बंदा जब दूसरे की जगह पे आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सबरोगेशन। तो कह रहा है द श्योरिटी स्टेप्स इन द शूज़ ऑफ द क्राइटर। जब श्योरिटी किसकी जगह पे आ गया, क्राइटर की जगह पे आ गया बाय एन एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के पे जो उसने एक्शन लेना है वो किस पे लेगा, श्योरिटी पे। ही कैन रिकवर फ्रॉम हिम ऑल दैट विच कुड हैव बीन रिकवर्ड बाय द क्राइटर। तो जो क्रेडिटर ने जो भी रिकवर किया है श्योरिटी से, ग्रंटर से, उतना ही वो सारा क्लेम कर सकता है किससे, हमारे प्रिंसिपल डेटर से। दिस इज़ नोन एज श्योरिटीज राइट ऑफ सबरोगेशन, क्योंकि जो हमारा श्योरिटी है वो अब
हमारे प्रिंसिपल डेटर की जगह पे उसने जगह ले ली है, तो जो भी क्रेडिटर उससे रिकवर करेगा वो सारा जो है वो रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। ही कैन रिकवर फ्रॉम हिम ऑल दैट विच कुड हैव बीन रिकवर्ड बाय द क्रेडिटर्स। जितना कुछ भी क्रेडिटर ने लेना है, रिकवर करना है प्रिंसिपल डेटर से, उतना ही वो उससे रिकवर कर सकता है। इसमें सारे राइट्स जो हैं प्रिंसिपल डेटर के वो एक तरह के श्योरिटी के पास आ जाती हैं अगर क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी को स्यू करता है। सेकेंड है राइट टू इंडेमनिटी। तो राइट टू इंडेमनिटी क्या है बेटा? राइट टू इंडेमनिटी होता है कि जितना लॉस हुआ उसकी भरपाई है जो करनी, उसको इंडेमनीफाई करना बोलते हैं। मतलब सेम पोजीशन के पे बंदे को लेके आना जितना वो लॉस से पहले था। एज बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी। तो इंडेमनीफाई क्यों श्योरिटी का है कि प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे जो श्योरिटी पे करेगा, श्योरिटी के उस लॉस की भरपाई है जो प्रिंसिपल डेटर बाद में करेगा। According to 145 section, the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee के कॉन्ट्रैक्ट में जो भी उसने पे किया है वो उसको वो रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से। द श्योरिटी कैन रिकवर फ्रॉम द डेटर नॉट ओनली द एक्चुअल अमाउंट जितनी उसने पे की है, पर उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे किया है वो भी उससे रिकवर है जो कर सकता है, क्योंकि उसकी इंडेमनिफिकेशन ज़रूरी है। उसने जो लॉस उसने बियर किया है, उसके बिहाफ पे किया है, उसकी भरपाई जो है वो प्रिंसिपल डेटर को करनी पड़ेगी। देयर आर सर्टन लिमिटेशंस हैं राइट से रिलेटेड, श्योरिटी के क्लेम से रिलेटेड। फर्स्ट, ही कैन नॉट क्लेम मोर देन व्हाट इज़, जितना उसने पे किया है एक्चुअली उससे ज़्यादा वो रिसीव नहीं कर सकता। अगर क्रेडिटर को उसने जो है लॉस जो अमाउंट थी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे किया है तो वो उससे ज़्यादा सामने वाली पार्टी से रिकवर नहीं कर सकता। सेकेंड, ही कैन नॉट क्लेम अमाउंट विच ही पेड ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंस। अपनी कोई अनगेली के कारण उसको कुछ पे करना पड़ा है, क्रेडिटर को लॉस हुआ है जिसके कारण, तो वो भी जो है वो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से क्लेम नहीं कर सकता। थर्ड, ही कैन नॉट क्लेम अमाउंट व्हेन ही पेड रॉन्गफुली। उसने गलती से गलत अमाउंट पे कर दिया क्रेडिटर को तो उसको भी वो प्रिंसिपल डेटर से रिकवर नहीं कर सकता। ये थे बेटा राइट ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर डेटर सॉरी। अब मिलते हैं राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर्स। तो राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर्स क्या हैं? फर्स्ट, a surety is entitled to the benefit of every security which the creditor has at the time when the contract of suretyship is entered into। जितनी भी कोई सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रखी गई थी क्रेडिटर के पास, वो सारी जो सिक्योरिटी है उसके लिए अब कौन इंटाइटल है? श्योरिटी इंटाइटल है। वो सारी सिक्योरिटी श्योरिटी के पास जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ जो भी सिक्योरिटी थी। इफ़ द क्रेडिटर लॉसेज और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी पार्ट्स विद सच सिक्योरिटी, अगर वो सिक्योरिटी जो गिरवी के तौर पे रखी गई थी प्रिंसिपल डेटर के द्वारा क्रेडिटर के पास, अगर वो उसको डिस्चार्ज कर देता है, प्रिंसिपल डेटर को दे देता है, तो उसका जो लॉस है उसके लिए क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके लिए जो डेटर हमारा श्योरिटी है वो क्रेडिटर को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है द श्योरिटी हैज़ ए राइट एंड टाइम बिफोर द गारंटी डेट हैज़ बिकम ड्यू एंड बिफोर ही इज़ कॉल्ड अपॉन टू पे टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। तो जो श्योरिटी है उसके पास ये राइट है कि वो जो गारंटी का टाइम जब तक पे करने का नहीं आया उससे पहले, जब उसको पता लग गया कि जो प्रिंसिपल डेटर है वो परफॉर्म नहीं करेगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो क्रेडिटर को बोले कि पहले प्रिंसिपल डेटर को तू स्यू कर, उसके ऊपर क्लेम करके देख, उसके बाद मैं पे करूँगा। हाउएवर द श्योरिटी जो है जितना भी एक्सपेंसेस होंगे क्रेडिटर के प्रिंसिपल डेटर को स्यू करने के लिए, वो खर्चे जो है वो श्योरिटी पे करेगा। तो ये हैं राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। इसके बाद आपके पास है बेटा राइट्स ऑफ द श्योरिटी अगेंस्ट द को श्योरिटीज़। अगर एक से ज़्यादा बंदे जो थे वो श्योरिटी थे, किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्रंटर थे, तो उस केस में इट वुड बी अनफेयर इफ़ एक पार्टी से सारा जो है वो लिया जाए प्रिंसिपल अमाउंट जितनी क्रेडिटर है जो रिकवर करे। इन सच केसेस श्योरिटी है जो क्लेम कर सकता है कंट्रीब्यूशन। अगर एक ही बंदे को स्यू किया जाता है और उसको पे करना पड़ता है तो वो कंट्रीब्यूशन डिमांड कर सकता है बाकी सारे जो को श्योरिटीज़ थे उनसे। दिस रूल इज़ कंटेन्ड इन सेक्शन 146 विच गवर्न्स दैट वेयर ए श्योरिटीज पेज मोर देन हिज शेयर, जितना उसका बनता था, द लाइबिलिटी ही कैन कंपेल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर
को श्योरिटीज़, उनसे डिमांड कर सकता है कंट्रीब्यूशन अगर उससे केले से रिकवर की गई है, जितनी अमाउंट उससे बनती थी उससे ज़्यादा ली गई है। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाउएवर सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट फिक्स बाय ए श्योरिटी टू हिज लायबिलिटी। वैसे तो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन का बनता है, लेकिन इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी आगे लिमिट लगती है। अगर उन्हें कुछ अमाउंट भी स्पेसिफाई की थी कि मैं 5,000 से ज़्यादा अमाउंट की गारंटी नहीं देता, तो जो हाफ शेयर है वो 5,000 से ज़्यादा है जो नहीं बनना चाहिए। तो कहता है ईच जो को सिक्योरिटी है वो इक्वल जो कंट्रीब्यूशन है उसको करनी पड़ेगी इस केस को परफॉर्म करने के लिए जो चाहिए, या फिर जितनी उन्होंने मैक्सिमम लिमिट की थी उससे अंदर अंदर रहते हुए उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मतलब को श्योरिटीज़ के केस में जितने भी श्योरिटीज़ हैं उनके बीच में कंट्रीब्यूशन है, उनको करके इसकी लॉस की भरपाई है जो करनी पड़ेगी। तो ये था बेटा कौन कौन से राइट्स श्योरिटी को अवेलेबल हैं अगेंस्ट द डेटर, अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड अगेंस्ट द को श्योरिटीज़। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।